नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों का ये प्रदर्शन हो रहा है। विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदर्शन में शामिल है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी प्रदर्शन में शामिल है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विजय चौक से संसद भवन तक विपक्ष हंगामा कर रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निलंबित करने की मांग की है। प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए। राहुल गांधी पर फर्जी केस दर्ज कराए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का यह बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी पर गलत आरोप लगे हैं। जया बच्चन ने कहा, बीजेपी संविधान को खत्म कर रही। अंबेडकर के लिए आवाज उठाने पर एफआईआर हो रहा है। जयराम रमेश का ये बयान था। तो अंबेडकर से लेकर अब राहुल गांधी के द्वारा धक्का मुक्की कराने का ये तमाम आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अलग प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है और कांग्रेस पार्टी, वो तमाम विजय चौक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन की एक खास तस्वीर जिसमें प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव भी मौजूद है और तमाम तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में बयानबाजी भी सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तो विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन है। संसद भवन परिसर में दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अंबेडकर वाले बयान पर भाजपा का घेराव किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी का घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी का घेराव कर रही है, उन पर आरोप लगा रही है। तो प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी इस प्रदर्शन में एक साथ मौजूद है और भाजपा के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। तो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार है। अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव, कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के इस प्रदर्शन में शामिल है। विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ संसद के बाहर ही भाजपा के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अंबेडकर के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन में आक्रोश है। अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधनों के द्वारा उनका घेराव किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संसद के बाहर उनके तमाम सांसद कांग्रेस पार्टी का घेराव कर रहे हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की करने का ये आरोप लगाया जा रहा है। इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए हैं, जिनका इलाज भी करवाया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ऐसे में लगातार शीतकालीन सत्र का यह आखिरी दिन जहां काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। खबरें बढ़ते आगे। खबर रायपुर से है, जहां डीएमएफ के घोटाले की जांच पर ईडी के छापे में नया खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होने वाले चावल के कारोबार को रायपुर के कुछ कारोबारियों को के सिंडिकेट ने संभाला है। बड़ी बात यह है कि 1000 से ज्यादा राइस मिलरों को चावल जो विदेशों में भेजा जा रहा है, उसकी कमान इसी सिंडिकेट के पास है। रायपुर के साथ ईडी ने गरियाबंद में भी छापे मारे थे। दोनों जगहों पर सिंडिकेट से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों से क्लू मिला है कि हर महीने करोड़ों का चावल विदेशों में भेजा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि खाता बहियों में जितना दिखाया जा रहा है, हकीकत में उतना चावल भेजा भी नहीं जा रहा। फर्जी इनवॉइस से कागजों में कारोबार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, डीएमएफ घोटाले की जांच की जा रही है, अभी तक क्या कुछ जांच की जा रही है? ईडी ने छापा भी मारा है, क्या कुछ जानकारी? जी श्रुति, आपको बता दूं श्रुति कि छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में ये डीएमएफ घोटाले की बात सामने निकल कर आई है, जिस पर आपको ये भी बता दूं कि इसमें कई लोग अभी जेल में भी बंद है, उसमें कुछ अधिकारी भी है और व्यापारी वर्ग भी उसमें शामिल है। जो
और इसमें जो है ईडी ने 2300 पन्ने की चार्जशीट भी सबमिट कर दी है। तो उसके बाद ईडी ने जो बिहार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत गरियाबंद में छापेमारी की तो बड़ा क्लू सामने निकल कर आया है और ईडी का दावा है कि इसमें जो है और भी लोग संलिप्तता इसमें आगे खुलासा कर सकती है। और आपको बता दूं 5,000 करोड़ से ज्यादा का मामला ये है और जो यहाँ के चावल को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ऐसी जगहों पर जो इसमें कई व्यापारी, बड़े व्यापारी भी इसमें सम्मिलित माने जा रहे हैं और आने वाले समय में ईडी जो है इसमें और भी बड़े खुलासे करने की बात जो है कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो चावल घोटाले की बात सामने निकल कर आई थी उस समय जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, अब ईडी उसका खुलासा करती नजर आ रही है। जी यानी कि मनोज, अब ईडी की जांच में ये तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन गरियाबंद में जब छापेमारी करने के लिए ईडी पहुंचती है, उसके अधिकारी पहुंचते हैं तो एक अहम क्लू उनके पास उनको मिलता है। क्या कुछ वो क्लू है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ दस्तावेज ईडी के हाथ लगी है? जी श्रुति, बिल्कुल है श्रुति। अभी ईडी ने पूरी बातें मीडिया से शेयर नहीं की है, फिर भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और 5,000 करोड़ से ज्यादा के दावे से ईडी द्वारा किया जा रहा है कि इसमें संलिप्तता है और 1,000 से ज्यादा राइस मिलरों के हाथ इसमें है जो सिंडिकेट बनाकर ब्लैक मनी को वाइट करने की फिराक में रहते हैं और उसी पैसे का उपयोग वो जमीन जायदाद खरीदने में करते हैं। ईडी की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जी यानी कि चावल के कारोबार को रायपुर के कुछ कारोबारियों के सिंडिकेट ने संभाल रखा है। इन सिंडिकेट की जांच की जा रही है। मनोज, आगे ईडी की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ दस्तावेज खंगालने के लिए और भी कारोबारियों के घर पर ईडी दस्तक दे सकती है? जी बिल्कुल श्रुति, ईडी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ईडी के कदम और पुख्ता हो गए हैं। ईडी को जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हुए उसमें कुछ आगे चलकर बड़े खुलासे भी ईडी द्वारा की जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार ये छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ये डीएमएफ घोटाले की चर्चा का विषय बना हुआ है जब से ईडी की जानकारी में ये बात सामने निकल कर आई है। जी लेकिन सवाल ऐसे में मनोज बस यही उठता है कि आखिरकार ये डीएमएफ वाला घोटाला कब से चल रहा है? कब से ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का ये खेल चल रहा है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती जब सरकार कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी उसी समय जो है ईडी द्वारा दबिश दी गई थी तो उसमें कुछ अधिकारी भी जो इसमें सम्मिलितता इनकी पाई गई थी। कुछ बड़े व्यापारी उद्योगपति भी इसमें शामिल है जो अभी फिलहाल जेल में, काफी लोग इसमें आरोपी भी है जो जेल में बंद है, जिनकी जमानत तक नहीं हो पाई है। उसके बाद ये काफी दिन बाद ईडी की कार्रवाई डीएमएफ घोटाले पे राजधानी समेत गरियाबंद जिले में हुआ 2 जगहों पर, उसमें ईडी ने इसके पास पुख्ता सबूत मिलने की बात सामने निकल कर आ रही है और आगे चलकर ये डीएमएफ घोटाले में और बड़े खुलासे करने की बात ईडी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है सामने निकल कर आ सकती है। जी यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की ये कोशिश से ये काम कांग्रेस की सरकार से चला आ रहा है और इस खेल को क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार खत्म करने में नाकामयाब रही थी या फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, कोई सख्त कदम नहीं उठाया था? श्रुति, अब तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार के समय में ऐसे घोटाले हुए तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई और उसके जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये बातें जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तब से जब उसके बाद जो है लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष में इस समय बैठी हुई है, छत्तीसगढ़ में लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन जब ईडी के खुलासे हो रहे हैं तो ये सब बड़े मामले सामने निकल कर आ रहे कहीं न कहीं। अब ईडी को भी जो ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले उससे ईडी जो है अब लगातार जो है इस पर कार्रवाई और सामने निकलकर बड़ी कार्रवाई सामने निकलकर देखने को आने वाले समय में मिल सकता है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, अब ईडी की लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। डीएमएफ घोटाले की जांच ईडी कर रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा मनोज के आगे क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जयपुर में अजमेर रोड पर हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इससे मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है।
हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए। उनका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो टैंकर ब्लास्ट में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 41 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनका इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगी। तो अजमेर हाईवे पर यह आग लगी है। मृतकों का जो संख्या है वो बढ़ सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई घायलों का जो हालत है वो भी नाजुक बताया जा रहा है। तो अजमेर में यह हादसा हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो जयपुर में अजमेर रोड पर हुए भीषण हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैसे हालात बने हुए हैं वहां पर, क्योंकि मौत का आंकड़ा अब 4 से 8 हो चुका है। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके का अग्निकांड हुआ है उसमें अब जो मौत का आंकड़ा है फिलहाल बढ़ चुका है। 8 लोगों ने इस अग्निकांड में झुलस कर अपनी जान दे दी है। फिलहाल तकरीबन 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहाँ पर वन वार्ड के अंदर जो संख्या है भर्तियों की वो लगातार आती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां व्यवस्थाएं की गई है, जहाँ पर क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, हल्के फुल्के झुलसे हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो घायलों का और मृतकों का वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके का अग्निकांड हुआ है, जैसे जैसे सुबह में वो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, तब धुआं ने पूरे घटनाक्रम को अपने आगोश में लिया हुआ था। लेकिन अब जब धुआं छटा है और आग ठंडी हुई है, तो उसके बाद जो दृश्य है वो भयावह दृश्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। तकरीबन 40 से ज्यादा वाहन है जो उसमें जलकर राख हो चुके हैं। जब कई लोग वहां से अपने वाहनों को अब लेने पहुंचे हैं, क्योंकि जब हादसा हुआ तो कई लोग वाहनों को रास्ते में ही छोड़कर वहां से रवाना हो गए। और जहां हमने देखा कि अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। चिकित्सा अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गंभीर अवस्था में हैं उनकी देखरेख अच्छे से करें, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर अधिकारियों को जानकारी दी, जहां पर ये कहा जाता है कि 12 बजे तक ये रूट क्लियर होगा, लेकिन अभी तक जो दृश्य देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी गाड़ियों से आग धुआं निकलती नजर आ रही है, जो उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई वाहनों को साइड किया जा रहा है ताकि जो यातायात है उसको सुचारू रूप से चालू किया जा सके, लेकिन अभी तक स्थिति वहां पर वैसी ही बनी हुई है। हालांकि अब आंकड़ा जो है, जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बरगौर में कितने गंभीर घायल है, तकरीबन 5-7 लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर अवस्था में है। जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री यानी कि 7-8 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कुलदीप, मौत की जो संख्या है वो आगे भी बढ़ सकती है और लगातार उनका इलाज जारी है। अब सवाल यही उठता है, क्योंकि सुबह में ये हादसा हुआ कुलदीप, तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये हादसा कैसे हुआ। क्या कुछ इस हादसे के पर्दे के पीछे की कहानी, आखिर ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, हादसा साफ तौर पर 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद हुआ है, क्योंकि एक और जहाँ पर सीएनजी गैस से भरा हुआ टैंकर गुजर रहा था, वहां से यू टर्न के दौरान एक सीएनजी से भरा हुआ जो एलपीजी से भरा हुआ ट्रक था उससे टक्कर आ गई, और दोनों में टकराने की वजह से जो दोनों तरफ सीएनजी और एलपीजी की लीकेज के कारण वहां पर एक हवा का दबाव बना, और हवा के दबाव के प्रेशर की वजह से जब वहां पर आग ने वहां पर विकराल रूप ले लिया, और आग सिर्फ सीमित ट्रकों तक नहीं, क्योंकि वो गैस का विस्तार था वो क्षेत्र में फैल चुका था। तकरीबन 20 मीटर के दायरे को उसने अपनी चपेट में लिया। वहां पर 20 मीटर के दायरे में जो वाहन थे उन तमाम वाहनों में आग लगी, और एक वाहन जलने लगे। कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिला, जो गाड़ी में बैठे बैठे स्वाह हो गए। और यही जो भयावह दृश्य था, जिनका अस्पताल में जिस तरीके के मरीज पहुंच रहे हैं उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। कई लोगों वहां पर किसी तरीके का जो व्यवस्था है वो परिजनों के लिए जो व्यवस्था की। हाल ही में अस्पताल ने मरीजों के नामों की लिस्ट निकाली है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिजनों के लिए सुविधा के लिए जिला कलेक्टर कुलदीप, ऐसे में सवाल बस यही उठ रहा है, क्योंकि अभी तक मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से राहत बचाव किया जाता है
और मौत की संख्या आखिर कितनी बढ़ती है। और बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 8 लोगों की मौत अभी तक हो गई है, 10 से ज्यादा लोग 41 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं महाराजगंज में ग्राम प्रधान का सरे राह महिलाओं के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुकानदार द्वारा चाय का पैसा मांगने और वीडियो बनाने की बात पर ग्राम प्रधान आक्रोशित हो गया। वीडियो बनाता देख महिलाओं से हाथापाई की गई। ग्राम प्रधान का पूरा काम कैमरे में कैद हुआ। पीड़ित ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो ये वीडियो है जिसमें चाय का पैसा मांगने के बाद इस तरीके से ग्राम प्रधान के द्वारा दबंगई की जाती है। तो वहीं खबर मथुरा से है, जहां ब्रज मंडल के समस्त अखाड़ों के महंतों की धर्म सभा का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा किया गया, जिसमें कुंभ के बीच 23 जनवरी को होने वाली धर्म संसद की रूपरेखा तय की गई। इस अवसर पर सभी अखाड़ों के श्री महंतों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान महंत हरिशंकर दास सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना है। इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा को पूर्ण समर्थन दिया जाता है। धर्म सभा में सरकार से गौ रक्षकों पर लगाए गए सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अखाड़ा परिषद की देखरेख में विशाल धर्म संसद का आयोजन 23 जनवरी को प्रयागराज में किया जाएगा। और सभी ने एक स्वर से ये फैसला लिया है कि जो 23 जनवरी को प्रयागराज में जो धर्म संसद हो रही है उसमें सभी भाग लेंगे। और हमारी सभी सनातनी हिंदुओं से अपील है कि प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में आप सभी पधारें। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जो धर्मयुद्ध चल रहा है न्यायालय में, उस धर्मयुद्ध में किस प्रकार विजय प्राप्त होगी, किस प्रकार संतों का सहयोग रहेगा, कौन कौन से संत भगवान उसमें गवाही देंगे, और उस प्रयागराज में जो भी फैसला होगा धर्म संसद में वही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि संत भगवान का जो आदेश होता है उनको सभी मानते हैं। ऐसी हमारी उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जहाँ भगवान श्री राम का लला का जो दरबार सजा है, उसी प्रकार हम सबको उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण का दरबार जल्द से जल्द सजेगा। तो वही खबर झांसी से है, जहां जेलर पर हमला करने वाले शातिर कुख्यात बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वही मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुट गया। 14/12/2024 को झांसी जेल के जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पे 4 बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिस समय वो जेल से स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इस हमले के संबंध में थाना नवाबाद पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कुल 5 टीमें लगाई गई थी। जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने हेतु आज थानाध्यक्ष नवाबाद को सूचना मिली कि एक आरोपी जो उसमें हमले में शामिल है, सुमित यादव, वो सुकमा डुगमा कॉलोनी के पीछे जंगल में अपने साथी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा इसको पकड़ने हेतु घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देखकर इसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है और दो अभियोग इस पे पूर्व से पंजीकृत है। फील्ड यूनिट की भी टीम मौके पर आ गई है। बाकी सर्च अभियान हम लोग चला रहे हैं और अग्रिम। झांसी में 14 तारीख की दोपहर में जिला कारागार के जेलर के ऊपर स्टेशन जाते वक्त कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद लगातार पुलिस द्वारा कई टीमों का गठन किया गया और अपराधियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। मामले में जानकारी देते हुए सीओ सिटी ने बताया था कि इसमें कमलेश यादव नामक व्यक्ति है, जिसको अभी झांसी जेल से हमीरपुर शिफ्ट किया गया था। उसके पुत्रों के द्वारा जेलर पर हमला किया गया था, जिस पर आज झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उसके पुत्र को पुलिस द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। खुद को बचाने के चलते उसने पुलिस पर फायर भी किया है, जिसपे जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। इस समय हम मौके वारदात पे मौजूद है और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी खड़ा हुआ है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद।
वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री एग्जाम का आयोजन किया गया, जो 22 दिसंबर को 2 पालियों में होगा। बता दी किसी को लेकर जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22 दिसंबर पीसीएस के 3401 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 3401 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाला है और 22 तारीख के लिए हम लोगों ने पूरा व्यवस्था पूरा कर लिया। इसमें जनपद सिद्धार्थनगर में 9 सेंटर हैं और 2 पालियों में परीक्षा होगी, सुबह 9:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे का। और इसके लिए हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक, साथ में मतलब इन्विजिलेटर का भी परीक्षण कर लिया और ड्यूटी भी निर्गत किया गया। साथ में पुलिस के साथ मतलब हम लोगों ने समन्वय भी स्थापित करते हुए पुलिस बल भी, पर्याप्त पुलिस बल तैनात भी किया गया है। और कुल 9 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं विभिन्न क्षेत्रों में और सभी परीक्षार्थियों को पहले भी अवगत करा दिया गया है और इन लोगों को ये भी सूचित कर दिया गया 45 मिनट का पहले मतलब जो केंद्र का दरवाजा बंद हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।